हेलो, नमस्कार साथियों। मेरा नाम अमृत सियाग है और मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। हम एक छोटे बच्चे इज़्माइल बे की कहानी का तीसरा भाग आपके सामने लेके आ रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि इज़्माइल बे अपने घर को छोड़कर जंगल की रास्ता नाप चुके थे। उनका दोस्त टालोई अब उनके बीच में नहीं रह पाया। अब इज़्माइल बे और उसका भाई जूनियर और मोहम्मद और गिब्रिला के साथ वो जंगल के रास्तों से अपना नई ज़िंदगी की तलाश में निकल पड़े थे। नए भाग का शुरुआत करता हूँ कि मौत के साए में सफ़र अब उनका शुरू हो चुका है। क्या होगा अगर आपकी पूरी दुनिया धुएं में बदल जाए, जब हर दिशा में सिर्फ आग, चीखें और लाशें दिखें? क्या आप बच पाएंगे या फिर भी आप इस अंधेरे का हिस्सा बन पाएंगे? इज़्माइल बे अब एक ऐसे मोड़ पर था जहाँ भूख, डर और अकेलापन ही उसकी ज़िंदगी के नए सच बन चुके थे। लेकिन ये सफ़र यहीं ख़त्म नहीं हुआ था, ये तो बस अभी शुरुआत थी। अब इज़्माइल, जूनियर, मोहम्मद और गिब्रिला इज़्माइल और इस्माइल का भाई था। जूनियर और मोहम्मद और गिब्रिला दोस्त थे, लेकिन उनका दोस्त एक टालोई अब उनके बीच में नहीं रहा था। ये चारों जंगलों में भटक रहे थे। उनके पेट में अन्न का एक दाना नहीं था। नदी के गंदे पानी से प्यास बुझा रहे थे, लेकिन भूख वो तो हर दिन जान लेने वाली थी। अब हम इंसानों की तरह नहीं, जंगली जानवरों की तरह जी रहे थे। चौथे दिन उनकी हिम्मत जवाब देने लगी। भूख से उनके सिर चकरा रहे थे, पैर कांप रहे थे। मौत सिर्फ अब कुछ ही घंटों की दूरी पर लग रही थी। तभी इज़्माइल को एक छोटा सा जंगल का फल दिखा। हम जानते थे कि कई जंगल के फल जहरीले होते हैं, लेकिन हमें अब मरने का डर नहीं था, और वो डर अभी खत्म हो चुका था। जैसे ही उन्होंने फल खाया, उनका शरीर गर्म होने लगा। कुछ देर बाद उन्हें उल्टियाँ होने लगी। भूख से लड़ते लड़ते अब वे जहर से भी लड़ रहे थे। जैसे जैसे पांचवा दिन बीता, लेकिन छठे दिन जब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, तभी उन्हें एक छोटा सा गांव दिखा। लेकिन अब भरोसा नहीं कर सकते थे। अब यह गांव भी उन्हें विद्रोही समझकर मार दे तो क्या होगा। तभी कुछ औरतें बाहर आई और उन्हें देखकर रोने लगी। बेचारे बच्चे, ये खुद तो मर ही रहे हैं। और उन औरतों ने गांव के मुखिया को बुलाया। वो आया और बोला, तुम सब मेरे घर चलो, लेकिन अगर विद्रोही आए तो हमें कुछ नहीं पता, उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी। गांव के लोगों ने उन्हें खाना दिया। वो अपना निवाला उनके लिए किसी अमृत से कम नहीं था। हमें पहली बार फिर से इंसान जैसा महसूस हुआ, लेकिन ये शांति ज़्यादा देर तक नहीं रही। जैसे ही वो उस घर पे पहुंचे तो गांव पर हमला की खबर आ चुकी थी, जब मौत सच में बहुत करीब थी। 3 दिन बाद जब इस्माइल थोड़ा ठीक हो रहा था, तभी बचाओ वे आ गए, बचाओ वे आ गए सुन रहा था। गांव का एक आदमी चिल्लाया और उसके बाद गोलियों की आवाज़। विद्रोहियों ने गांव को घेर लिया था। आग की लपटें, चीखते हुए लोग, चारों तरफ भाग दौड़ शुरू हो चुकी थी। इस्माइल और उसके दोस्त एक घर में छिप गए, लेकिन दरवाजे के बाहर से किसी के पैरों की आवाज़ आ रही थी। धक धक धक। दरवाज़ा खुला और बोला कि तुम सब बाहर आओ। विद्रोहियों ने इस्माइल और उसके दोस्तों को पकड़ लिया। हमने सुना था कि विद्रोही बच्चों को या तो मार देते हैं या फिर उन्हें सैनिक बना देते हैं। अब वे अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे थे। क्या हम जिंदा बचेंगे, ये सवाल हमारे दिमाग में बार बार आ रहा था। क्या हमें भी अभी बंदूक पकड़नी पड़ेगी, ये भी सवाल उनके दिमाग में गूंज रहा था। तभी एक आदमी आया। वो विद्रोही कमांडर था। वो RUF रिवॉल्यूशनरी फ्रंट का कमांडर था। उसने इस्माइल की तरफ देखा और कहा, इसे हमारे साथ ले चलो, अब यह हमारा है। अब आगे क्या होगा? इस्माइल और उसके दोस्तों के सामने अब दो ही रास्ते थे। या तो वो खुद को भाग्य के भरोसे छोड़ दे, या फिर इस युद्ध का हिस्सा बन जाए। क्या अब उसे भी बंदूक उठानी पड़ेगी, या फिर उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी? अगले भाग में जब इस्माइल को पहली बार बंदूक उठानी पड़ेगी, क्या वो मासूम बच्चा अब सैनिक बन चुका है? इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको अगले भाग में देने की कोशिश करूँगा।
नमस्कार, धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। आपका शुक्रिया। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम बहुत रोचक कहानियाँ आपके लिए लेके आएँगे। थैंक यू। धन्यवाद।